हेलो दोस्तों, विभिन्न क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हिंदी की टॉप 30 क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ये यूपीएसआई कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एससी टेट सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी टाइप के दो क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। और आप इस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन जो ठीक गए। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर आ चुका है। चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिओद। तो इसमें कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल। अयोध्या हरिओद का पूरा नाम क्या है? हरिओद का पूरा नाम है अयोध्या सिंह हरिओद। इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आ जाता है कि हरिओद का पूरा नाम क्या है, तो इसमें हो जाएगा अयोध्या सिंह हरिओद, ठीक है ना। ये सरनेम आप लगा लीजिएगा लास्ट में। तो हरिओद का पूरा नाम अयोध्या सिंह हरिओद। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की इम्पोर्टेंट रचना रसज्ञ रंजन। कौन सी? रसज्ञ रंजन। ये रसज्ञ रंजन एक रचना है, रसज्ञ रंजन। और लेखांजल, कौन सी है? लेखांजल। ये दो रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, ध्रुव सामनी, तितली, कंकाल, स्कंदगुप्त, आंसू। ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर चिंतामणि के रचयिता कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जन्मे जय नाग यज्ञ किसकी कृति है? जन्मे जय नाग यज्ञ है जयशंकर प्रसाद की। जो सूरज का सातवां घोड़ा किसकी कृति है? आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइएगा सूरज का सातवां घोड़ा किसकी कृति है। किस संधि में P प्लस आ, यहाँ पर आप E प्लस आ यहाँ पर प्लस कर लीजिए, U प्लस आ। किस संधि में E प्लस आ का यह बंद हो जाता है, U प्लस आ का वाह हो जाता है? बताइए। तो जहाँ पर या रा ला वाह होते हैं, ऐसे इस टाइप से देख सकते हैं। यहाँ पर बीच में या जिस शब्द के बीच में या रा ला वाह होते हैं और या रा ला वाह पर कोई आधा अक्षर टंगा होता है, जैसे आधा का है, आधा चा, आधा ता, आधा सा, आधा बा, अगर टंगा होता है तो वहाँ ऋण संधि हो जाती है। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि में आ है, ई है, आ, ई, उ की मात्रा होती है, तो वहाँ दीर्घ संधि हो जाता है। आ प्लस आ बराबर आ, और आ प्लस आ, तो ये भी आ हो जाएगा, ठीक है ना। तो दीर्घ संधि में क्या हो जाएगा? बड़ा आ आएगा, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है ना। तो ये दीर्घ संधि की पहचान हो जाएगी। गुण संधि में आप देख लीजिए, गुण संधि में क्या होगा? अगर बीच में ए की मात्रा आ रही है या ओ की मात्रा आ रही है तो वहाँ गुण संधि हो जाएगी। और वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि के ऊपर पहचानेंगे, बीच में अगर ओ की मात्रा आ रही है, बीच में वृद्धि संधि में पहचानेंगे, अगर बीच में ए की मात्रा आ रही है, ए की या औ की मात्रा, तो वहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। अयादि संधि कैसे पहचानेंगे? अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें उच्चारण अव या आव आएगा, तो वहाँ अयादि संधि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिगंबर को हम तोड़ेंगे, दिक धन अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिक धन अंबर। तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी? इसको तोड़ेंगे, दिक धन अंबर हो जाएगी, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर हम इसे तोड़ेंगे महेश के लिए, तो महेश के लिए हम तोड़ेंगे महाधन ईश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाधन ईश। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही मात्रा है,
मैंने आपको बताया था अगर किसी शब्द के बीच में एक ही मात्रा आ रही है, एक ही मात्रा आ रही है या ओ की मात्रा आ रही है तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। तो यहाँ पर ये गुण संधि हो गई, ये व्यंजन संधि हो जाएगी क्योंकि दिक् धन अंबर हो जाएगा और मना धन ताप। यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे, मना प्लस ताप, ये इसमें टूटेगा मना धन ताप में। जो विसर्ग है इसका आधा सा बन जाता है विसर्ग संधि में, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मना धन ताप। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पदों पर संज्ञाएं होती हैं, इसके सभी पद प्रधान होते हैं, परंतु जहाँ योजक चिन्ह नहीं लगता वहाँ समास होता है। वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ होता है तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास में बाद या उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है ना, उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे? तत्पुरुष समास की कैसे पहचान करेंगे? तत्पुरुष समास को जब हम तोड़ेंगे तो वहाँ कारक दिखाई देंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो और वहाँ उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो लास्ट वाला पद होता है वो पद प्रधान होता है। जैसे इसका उदाहरण है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है, ठीक है ना। गगन को चूमने वाला जो का है उसको कर्म तत्पुरुष बोलते हैं। कर्म तत्पुरुष की पहचान होती है। जैसे कर्ण तत्पुरुष में कर्ण क्या होता है? कर्ण तत्पुरुष में से पहचान होती है। जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। तो इस टाइप से कारक से हम तत्पुरुष की पहचान कर लेंगे। अगर ऐसे भी अगर हमारे लिए पहचान नहीं हो पा रही है तो तत्पुरुष को छोड़ दीजिए, अन्य जो है तीन की अगर आप पहचान कर लेंगे तो तत्पुरुष ऑटोमेटिक ही आप जो टिक कर सकते हैं। अब तीन कैसे पहचानेंगे? ये बहुत इजी है, आप देखिएगा। अव्ययीभाव समास की पहचान कैसे करेंगे? अव्ययीभाव समास में उपसर्ग लगा हुआ होता है। अगर किसी शब्द के शुरुआत में अनु है, आ है, अनु है, आ है, भर है, यथा, यावत, मतलब जिस शब्द में अगर उपसर्ग लगा हुआ है तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जैसे इनको हम शब्दों में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे भर किस में लगाएंगे? भरपेट, अनु का अनुपयोग, अनुरक्त, अनुरूप, ठीक है ना। आजन्म, और ये आ का क्या हो जाएगा? आजन्म, ठीक है। यथा का यथासंभव, यथासंभव। तो इस टाइप से ये तो अभिभाव की हो गई। अगर हम द्वंद्व को कैसे पहचानेंगे? द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में प्रथम पद, पूर्व पद और उत्तर पद, उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में विग्रह करने पर अथवा और या लगता है तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर आप जो किसी शब्द को तोड़ेंगे तो वहाँ और आएगा, और अथवा या, ठीक है ना। जैसे माता पिता, माता और पिता, यहाँ पर डैश भी आ जाता है, मतलब योजक चिन्ह भी आएगा, तो वहाँ भी द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक मतलब द्वंद्व समास में आपके लिए योजक चिन्ह मिल ही जाएगा, तो वहीं पर आप टिक कर सकते हैं कि इसको हम द्वंद्व समास बोलेंगे। जैसे माता और पिता, ऊंच या नीच, ऊंच नीच, ऊंच नीच। कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय समास में
कर्मधारय समास का जब विग्रह करेंगे तो उसमें है जो आएगा, क्या आएगा, है जो, विग्रह करने पर। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव। अच्छा, महादेव में क्या है, महादेव में बहुव्रीहि समास भी है, क्योंकि दो शब्दों के मेल से एक तीसरे शब्द की या तीसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना, विशेष पहचान हो रही है। एक तो महान है जो देव, अर्थात वे महान, जो महान है, जो देव महान है, बहुत महान है, ठीक है, पर इनकी एक विशेष पहचान हो रही है। महान है जो देव अर्थात महादेव, एक विशेष व्यक्ति की पहचान हो रही है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जब दो शब्दों के मेल से किसी तीसरे अर्थ की उत्पत्ति होती है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है ना। तो कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे, या तो है जो आएगा विग्रह करने पर, या के समान को आ जाएगा, के समान, या हम तुलना भी कर सकते हैं, ठीक है, तुलना या के समान। जैसे चरण कमल को अब तोड़ेंगे, चरण कमल को जब हम तोड़ेंगे, कमल के समान चरण, अर्थात जो चरणों की तुलना की जा रही है वो कमल से की जा रही है, तो यहाँ तुलनात्मक हो गया। तो यहाँ कर्मधारय की हम पहचान कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर द्वंद्व समास के दोनों पदों पर संज्ञाएं होती हैं, इसके सभी पद प्रधान होते हैं, परंतु जहाँ योजक चिन्ह नहीं लगता वहाँ समास होता है। तो वहाँ कौन सा समास होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न विकल्प में से एक विकल्प द्विगु समास का है। तो द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। कौन सा, जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिलोक, चौराहा, नवरत्न, पंचमढ़ी, सप्ताह, त्रिकोण, तिरंगा, तो ये सब जो है संख्यावाचक हो गए। तो इसमें आप संख्यावाचक देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें अठन्नी ये हो गई द्विगु समास, ठीक है। द्वंद्व समास मैंने अभी बताया था, द्वंद्व समास में क्या होगा, योजक चिन्ह आ जाएगा, उसको हम तोड़ के देखेंगे तो बीच में और अथवा या आएगा। जैसे माता और पिता, गुण और दोष, देश और विदेश, मतलब एक प्रकार से हम द्वंद्व समास के लिए हम पहचान सकते हैं कि विलोम शब्द लिखा होगा, माता और पिता, नदी नाले, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, देश विदेश, ठीक है ना, इस टाइप से हम पहचान लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पानी में कुछ गिर गया है रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या होगा। सर्वनाम, सर्वनाम कितने वेद होते हैं, सर्वनाम के 6 वेद होते हैं। सर्वनाम कितने वेद होते हैं, 6 वेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चय, संबंधवाचक। तो यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर जो 4 सर्वनाम लिखे गए हैं, कौन कौन, इसको हम बताएंगे कैसे कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहले निश्चयवाचक, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। आप उदाहरण से बहुत अच्छे समझ जाएंगे, यह मेरी किताब है, मतलब यह मेरी किताब है, मतलब ये निश्चित है कि हाँ ये मेरी किताब है, ठीक है। अनिश्चयवाचक, पानी में कुछ गिर गया, पता नहीं क्या गिर गया, ठीक है, ये अनिश्चित है। गेट पर कोई आ गया, अब ये नहीं पता कौन आ गया, तो यहाँ पर अनिश्चय है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा देंगे हम, तो प्रश्नवाचक हो गया। संबंधवाचक में क्या होता है, संबंधवाचक पहला पद उत्तर पद पूर्व पद से जुड़ा हुआ होता है, या जो है जो पहला वाक्य होता है उसका दूसरे से संबंध होता है, दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, एक उदाहरण तो ये है, जैसी करनी वैसी भरनी, या जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक, ठीक है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने वेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार के कितने वेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार के 5 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 5 वेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार की पहचान कैसे करेंगे? अनुप्रास अलंकार की पहचान कैसे करेंगे? तो अक्षर की किसी वाक्य में या किसी दोहे में या किसी रचना में अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है ना। कैसे करेंगे? किसी वाक्य में किसी दोहे में अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है, मतलब वर्ण की आवृत्ति वर्ण की आवृत्ति का बार बार होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहु छाए, क्या हो जाएगा? इसे मैं लिख के दिखाता हूँ। तरन तनुजा तर तमाल। तो यहाँ पर जो ता वर्ण की जो आवृत्ति ता वर्ण की आवर्ती हो रही है बार बार, आप देख सकते हैं। यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था। तो अगर इस टाइप से है तो आप जो है वहाँ पर क्या कहलाएगा? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। द्वुत का पर्यायवाची क्या है? द्वुत का पर्यायवाची हो जाएगा त्वरित। कौन सा हो जाएगा? त्वरित। चलिए अगले क्वेश्चन और चलते हैं। एक अनार 100 बीमार का सही अर्थ क्या है? एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, महामारी के दिनों में दवाइयों की कमी, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। एक अनार 100 बीमार, इसका क्या हो जाएगा? एक अनार 100 बीमार। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन है? कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सा सा सा, तीसरा सा भी होता है। और कौन सा सा रह गया इसमें? ये वाला सा, सा 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 हा, ये होते हैं, ठीक है। संचारी भावों की संख्या बताइए कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु सा विस्तृत है अतः एक निर्वासित का उत्सक किस अलंकार का उदाहरण है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको मैं बताना चाहूँगा सा सी से सिंधु सा, मतलब सा आ रहा है किसी वाक्य में, सा आ रहा है या किसी अलंकार में सा आ रहा है, सी आ रहा है, से आ रहा है, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा। मुख चंद्र सा सुंदर है, कौन सा है? यहाँ पर सिंधु सा विस्तृत है, मुख चंद्र सा सुंदर है, ठीक है। तो इस टाइप के आप जो है देख सकते हैं, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार में क्या होगा? रूपक अलंकार में योजक चिन्ह होगा। क्या होगा? ये नोट कर लेना आप, रूपक अलंकार में योजक चिन्ह होगा। या उपमेय में उपमान का डायरेक्ट आरोप होगा। जैसे मुख चंद्र है, मतलब
यहाँ पर मुख चंद्र के समान, यहाँ पर तुलना नहीं की गई है कि मुख चंद्र के समान है, यहाँ पर डायरेक्ट कह दिया गया है कि मुख चंद्र है। मतलब उपमेय उपमान यहाँ दोनों चीज होंगी, पर एक दूसरे का आरोप होगा। वहाँ पर मुख चंद्र है, डायरेक्ट बता दिया कि मुख चंद्र है। तो इस टाइप से वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा, ये योजक चिन्ह होगा। अधिकांशतः आपको योजक चिन्ह मिलेगा। यमक यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, अर्थात जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे और प्रत्येक शब्द का अर्थ जो है अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कनक कनकते सौगने मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग सा पाए या पाए बोराय। तो यहाँ पर जो कनक कनक दो बार जो है मतलब आवृत्ति हुई है शब्द की, ठीक है ना। जैसे काली घटा का घमंड घटा, है ना, यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई है, पर प्रत्येक शब्द की मतलब अर्थ जो अलग अलग निकल रहे हैं। काली घटा का घमंड घटा, तो पहला जो शब्द है काली घटा मतलब बादलों की घटा, ठीक है। फिर घमंड घटा मतलब एक घटना होता है, जो घटना बढ़ना होता है वो होता है। जैसे एक गाना है सजना है सजनी, सजना है मुझे सजना के लिए, तो मतलब एक सजना है, सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना होता है। जैसे मुझे सजना है, मुझे अपना जो है लाली लिपस्टिक पोत पात के जो सजना है, और सजना के लिए मतलब अपने पति के लिए सजना है। तो इस टाइप से यहाँ पर हम यमक अलंकार पहचान कर लेंगे। उत्प्रेक्ष अलंकार की कैसे पहचान करेंगे? उत्प्रेक्ष अलंकार की अगर कोई उदाहरण आएगा तो वहाँ जन जनहूँ, जन जनहूँ जानो, मन मनहूँ मानो, तो इस टाइप के शब्द होंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में। चलिए मैंने 4 अलंकार आपको बता दिए मैंने, आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नींद हराम कर देना मुहावरे का सही अर्थ है। नींद हराम कर देना मतलब परेशान कर देना। क्या हो जाएगा? नींद हराम कर देना मतलब परेशान कर देना। एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक आंख वाला व्यक्ति उचित अनुचित विचार करने वाला व्यक्ति उचित अनुचित का विचार किए बिना व्यवहार करना या समानता का व्यवहार करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आप यहाँ पर ये वाले लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, उचित अनुचित का विचार किए बिना व्यवहार करने वाला, पर यहाँ पर क्या है? एक आंख से देखना मतलब समानता का व्यवहार करना। क्या हो जाएगा? समानता का व्यवहार करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। करुण रस के स्थायी भाव का नाम बताइए। करुण रस के स्थायी भाव का क्या नाम है? तो करुण रस के स्थायी भाव का नाम होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। क्या है? शोक। अच्छा, क्रोध, क्रोध किसका स्थायी भाव है? क्रोध किसका स्थायी भाव? रौद्र। किसका? रौद्र। रौद्र का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। निर्वेद, निर्वेद मतलब ये शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति या प्रेम। कुल रस कितने होते हैं ना? रस कितने होते हैं? रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या है 9। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। कुल रस कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? 9 रस तो पहले ही थे, 9 रस पहले ही थे। बाद के लिए एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस, ये 2 रस बढ़ा दिए गए। तो अगर एग्जामिनर पूछेगा कुल रस कितने हैं, तो कुल रस 11 हैं। रसों के कितने प्रकार हैं, तो आप 9 बताएंगे। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप 8 बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन और चलते हैं। किलकत कान घुटरू बने आवत मनी, मैं कनक नंद के आंगन बिंब पर पकड़िबे धावल, किस रस का उदाहरण है? तो यहाँ पर क्या है? किलकत कान घुटरू बन आवत मतलब
किलक किलक के जो कान्हा जी हैं वो अपने घुटनों के बल जो है आ रहे हैं, ठीक है। और माता नंद जो है वो आंगन में पकड़ रही हैं, ठीक है ना, नंद जी पकड़ रहे हैं और माता भी पकड़ रही हैं, और वह जो है दौड़ रहा है घुटनों के बल। तो यहाँ पर किसके लिए प्रेम दिखाया गया है? एक बच्चे के लिए प्रेम दिखाया गया है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार जो पूछ चुका है एग्जामिनर। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या हो जाएगा? निराकरण। क्या हो जाएगा? निराकरण। निपात, निपात में उपसर्ग क्या हो जाएगा? निपात में उपसर्ग, निपात में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो निधन पात, निधन पात। तो यहाँ पर नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नी। क्या हो जाएगा? नी। तो इसमें से कोई नहीं। अब आप सोचेंगे कि ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हुआ? जब विसर्ग होती है, विसर्ग का भी जो है अर्थ कुछ ना कुछ निकल के जरूर आता है। जैसे निष्काम है, तो निधन काम, अगर हम उसको तोड़ेंगे तो जो विसर्ग है, जो विसर्ग है वह जो सा में, आधा सा में बदल जाती है, ठीक है। तो अगर हम इस पे लगाते तो वह निष्पात हो जाता, ठीक है, निष्पात होता, तो हम जो है नी विसर्ग वाला लगा देते। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, निपात पूछा है। निपात को जब हम तोड़ेंगे निधन पात हो जाएगा, निधन पात। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? नी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, क्योंकि नी यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम क्लिक कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अर्थात कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पर ये गलत हो गया है। यहाँ पर दृग है, दृग। यहाँ पर जो है दृग है, दृग, आधा रा टंगा है, दृग। दृग ने नयन आँख। तो जो नयन ये भी आँख का होता है, ये तत्सम है, ये भी ने तत्सम है, संस्कृत है, मतलब ये दृग ये भी तत्सम है, और जो आँख है ये तद्भव है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आँख का तत्सम क्या हो जाएगा? अक्षु। अक्षु। क्या हो जाएगा? अक्षु। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से तत्सम चुनिए। निम्न में से तत्सम, निम्न में से तत्सम चुनिए। तो अचरज, अंजत, आश्चर्य, उज्जत। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अचरज है, अंजत है, उज्जत है, आश्चर्य है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें तत्सम चुनना है। तो जो आश्चर्य का तद्भव है वो अचरज हो जाएगा। अचरज होता है, मतलब क्या है? आश्चर्य का तत्सम होता है अचरज। तो यहाँ पर हम कौन सा लगा देंगे तत्सम? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो यहाँ पर आप बताइए किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अपयश, असफलता, मुख्य, कठिन। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है, शुरुआत में लगता है, ठीक है। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में लगता है, अंत में लगता है। प्रत्यय या उपसर्ग लगाने के बाद में शब्द में कुछ परिवर्तन हो जाता है, शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसे हम उपसर्ग या प्रत्यय बोलते हैं। अब यहाँ पर अपयश है, यहाँ पर ये भी एक शब्द है, ये भी मुख्य एक शब्द है, कठिन भी एक मुख्य, मतलब कठिन भी एक शब्द है। ये असफलता है, ये असफल का एक शब्द है। इसका मूल शब्द क्या है असफलता का? अगर आपसे उपसर्ग या प्रत्यय के बारे में पूछा है एग्जामिनर ने, तो आप मूल शब्द देखिए, मूल शब्द छांटिए। अगर आपने मूल शब्द पहचान लिया, मूल शब्द निकाल लिया, तो समझ लो आपका प्रश्न जो है सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर ये मूल शब्द क्या है? इसमें
असफल, असफल। और यहाँ पर हम प्रत्यय लगा देंगे असफल, यहाँ पर जो है ता प्रत्यय लगा देंगे, तो यहाँ पर असफलता हो जाएगा। तो इसमें कौन सी मतलब रचना में प्रत्यय है? तो असफल में, असफलता में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शब्द में निम्न प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? यहाँ पर हम तोड़ के देखेंगे, यहाँ भौतिक को तोड़ के देखेंगे, भौतिक नहीं टूटेगा, क्योंकि भौतिक एक मूल शब्द है। अगर इसको हम जो प्रत्यय में बदलेंगे तो भौतिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भौतिकता। तो यहाँ पर ये प्रत्यय इसमें लगा हुआ नहीं है, एक भौतिक मूल शब्द है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और वैसे भी हम आपको मैं पूरा बता देता हूँ। यहाँ पर तार्किक, तार्किक में क्या है? तार्किक को हम तोड़ेंगे, तार्किक में मूल शब्द क्या है? तर्क। यहाँ पर एक उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। राजनीतिक, राजनीति प्लस एक, राजनीति, इसमें एक प्रत्यय हो जाएगा। लौकिक, लोक, धन, एक, तो यहाँ पर भी एक प्रत्यय हो जाएगा। मतलब इन तीनों में एक प्रत्यय लगा हुआ है, बट भौतिक में नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये मूल शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नीक, हकीम, खरे, जान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? नीक, हकीम, खरे, जान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? डींग मारना, बीमारी के गलत इलाज करना, खतरनाक चीज़ें, अल्पव्यय, भयंकर। बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीक, हकीम, खरे, जान, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी, अल्पव्यय, भयंकर। अब अल्पव्यय भयंकर का अर्थ क्या होता है? अज्ञानी व्यक्ति से काम कराने से लाभ की संभावना कम होती है, हानि की ज़्यादा। इसको बोलते हैं, इसका अर्थ होता है अल्पव्यय भयंकर। क्या होता है? अज्ञानी व्यक्ति से अगर आप काम कराएंगे तो उससे लाभ की आशा कम होगी, क्योंकि वो अज्ञानी है, अज्ञान है, उससे हानि की आशा ज़्यादा होगी। तो नीक, हकीम, खरे, जान लोकोक्ति का अर्थ अल्पव्यय भयंकर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस काम में देर होना स्वाभाविक था, इस काम में देर होना स्वाभाविक था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। राम और लक्ष्मण के जन्म अयोध्या, राम और लक्ष्मण के जन्म अयोध्या में हुए थे। यहाँ पर थोड़ा और जोड़ना, अयोध्या में हुए थे। तो यहाँ पर तुमसे, ऑप्शन नंबर डी देखिए, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, सरल, संयुक्त और मिश्र। रह का विलोम शब्द, रह का विलोम शब्द क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर ये रह नहीं है, रद्द है। क्या है? रद्द। रद्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रद्द। तो रद्द का विलोम शब्द हो जाएगा रद्द। जैसे रद्द करना, आपने सुना होगा कि इसने मतलब आज ये प्रस्ताव रद्द कर दिया, ठीक है ना, तो उसका विलोम शब्द ये हो जाएगा स्वीकार्य। क्या हो जाएगा? स्वीकार। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छली का विलोम शब्द, छली का निश्चल क्या हो जाएगा? छली का निश्चल। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न प्रश्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ, यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर इसका है यत्न,
यत्न प्लस यहाँ, तो यहाँ का तो हो जाता है यहाँ, क्या हो जाता है, यहाँ का तो यहाँ हो जाता है, और यहाँ का मतलब होता है यत्न, यहाँ का मतलब हो जाता है यत्न। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है। तो पढ़ना पढ़ना, पथ पथ, यहाँ पर उच्चारण के हिसाब से देखेंगे कौन सा उच्चारण सही है, कौन सा उच्चारण किस युग्म में उच्चारण भिन्न आ रहा है। तो पढ़ना पढ़ना यहाँ भी उच्चारण सही आ रहा है, पथ पथ यहाँ, पथ पंथ यहाँ भी उच्चारण एक प्रकार सही आ रहा है, प्रणय प्रणय ये भी उच्चारण एक प्रकार से कुछ हद तक सही है। व्यंजन और पंखा यहाँ पर डायरेक्टली अलग है, हटके उच्चारण, व्यंजन और पंखा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, यही जो ऑप्शन गलत हुई युग्म हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्राड़ा, यहाँ पर जो है बीच में प्लस चिन्ह है, आपको बताना चाहूँगा, बीच में प्लस है, यहाँ पर सब प्लस प्लस है बीच में सबके में। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, पा और रा, आधा पा आधा रा और आ, इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रा। इसमें आ भी हो गया प्रा, आधा पा भी हो गया, आधा रा भी हो गया, ठीक है। अड़ा और जी दो बने बचे, तो अड़ा का जब आ से जोड़ेंगे तो अड़ा बन जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्राण, ऑप्शन नंबर सी। 31वां क्वेश्चन, निम्न समूह से सही शब्द चुनकर लिखें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे, नमस्कार, पुरस्कार, बहिष्कार, तिरस्कार में सही शब्द चुनकर लिखें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है सी। कौन सा है, सी। क्योंकि ये नमस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, इसमें ये वाला सा ना होकर, षटकोण वाला सा ना होकर छोटा सा है। क्या है, छोटा सा। आपने लिखा देखा होगा, नमस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार और पुरस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और बहिष्कार हमेशा ऐसे ही लिखा देखा होगा आपने। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है वह कौन सा अलंकार होता है। जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है वह कौन सा अलंकार होता है, बताइए। यहाँ पर होता अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्पर्श, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। स्पर्श, स्पर्श को विलोम, स्पर्श का विलोम शब्द बनाएंगे। स्पर्श का यहाँ पर आप जोड़ के देख सकते हैं, कुस्पर्श, अस्पर्श, अनुस्पर्श, निस्पर्श। तो यहाँ पर जो आ है, आ को हम जोड़ेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इससे सुना भी है, ठीक है ना। तो यहीं पर आ स्पर्श यही हो जाएगा। चलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। 28, 30, 40, 50। बताइए, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होती है 28। यहाँ पर हमने आपके लिए 30 बताए थे, और 30 में प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन बताए थे आपके लिए। तो इस टाइप से आपके लिए कम से कम 70-80 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर बताना दोस्तों, और वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद। और चैनल